जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर आप लोगों के लिए कुछ नया चीज़ लेके आए हैं। और केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वही सवाल लेकर हम आज आए हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। मैं एक एक सवाल को समझाकर बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हर सवाल आप समझ जाइएगा। कोई भारी सवाल नहीं है। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी प्रश्न में ही आंसर है, ध्यान दीजिएगा। ऊष्माशोषी किसको कहते हैं, ऊष्माक्षेपी किसको कहते हैं? ऊष्माक्षेपी के बारे में पहले जान लेते हैं। ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कि C+O2 तीर के निशान CO2 ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, जब आपस में संयोग करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बनाएगी? ऊष्मा भी बनाएगी। तो इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा सवाल है, उसी में दूसरा पार्ट है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? ऊष्मा का अवशोषण। अब देखिए, कोक के तो नाम सुने होइएगा। कोक को हम कार्बन ही कहते हैं, सी। इस पर जलवाष्प क्या करेंगे? H2O। जलवाष्प का सूत्र क्या होता है? H2O। आपस में अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण रहा कि ये कोक के साथ जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कराएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाएगी। फिर आगे है कि निम्न अभिक्रिया को पूरा करे और संतुलित भी करे। यह अभिक्रिया को पूरा करना है और संतुलित भी करना है। तो देखिए, सोडियम है और जल है, यह आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेगा? NaOH और प्लस में हाइड्रोजन बनाएगी। अब देख लेते हैं समीकरण संतुलित है कि नहीं है। इधर कितना है? 1, इधर कितना है? 1, इधर H कितना है? 2, इधर H कितना है? 2, 1, 3, कितना है? 3। तो इधर हम अगर मान लीजिए, इधर हम क्या करते हैं? 2 दे देते हैं तो 2, और इधर 2 दे देते हैं तो 2 दूना 4। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। तो ऑक्सीजन 2। लेकिन यहाँ पर सोडियम कितना हो गया? सोडियम 2 हो गया। इधर भी सोडियम 2 देना होगा। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। दूसरा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा NH3। अब NH3 अमोनिया हो गई तो H कितना हो गया? यहाँ पर H 3 हो गया। यहाँ पर H कितना है? 2 है। इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 3 गुना 6, हाइड्रोजन भी 6 हो जाएगा। और सोडियम यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ पर सोडियम भी कितना है? 2 है। यह अभिक्रिया पूरा हो गई। अगला सवाल है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र जो होती है उसमें भी प्रयोग करते हैं। जैसे आप सिनेमा टॉकीज में देखते हैं या बैंक में देखते हैं, एक सिलेंडर रखी होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है कि दूसरा उपयोग जो है, पेट की अम्लीयता। अगर आप खाना खाते हैं, कुछ अटपटा टाइप का खाना खाते हैं, पेट में गैस भर जाती है, तो फिर आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करिएगा पानी के साथ मिलाकर, तो पेट की गैस को वह दूर कर देंगे। फिर तीसरा उपयोग है, आप रसोई घर में पकवान बनाते हैं, कुछ चीज फुलाने का काम, जैसे कचौड़ी है या पूरी को फुलाने का काम करते हैं, या हम बताते हैं कि उसको खास्ता बनाने का काम करते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे है, पीतल एवं तांबा के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हम जानते हैं कि जब कोई अम्ल
किसी धातु से विक्रिया करती है, जब कोई अम्ल किसी धातु से विक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, और हाइड्रोजन गैस जब बन जाएगी तो वह पदार्थ को क्या कर देगी, खराब कर देगी, विषैला कर देगी। खाएगा तो लोग को तबियत खराब हो जाएगा। इसलिए हम जब भी करते हैं तो कोई भी धातु के पात्र में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। फिर आगे है सवाल, गर्म जल के टैंक बनाने में तांबे का ही प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? अगर इस्पात का प्रयोग करेंगे तो इस्पात जल से अभिक्रिया कर लेगी और ऑक्साइड बना लेगी, जिससे वह क्षरण होने लगा और यह खराब हो जाएगी। लेकिन यह तांबा जो है जल से अभिक्रिया करेगी नहीं और लंबे समय तक चलती रहेगी। इसलिए हम लोग गर्म जल के टैंक बनाने में इस्पात का प्रयोग न करके तांबा का प्रयोग करते हैं। फिर अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक्स बिंदु संरचना क्या होगी? तो देख लेते हैं इसका बिंदु संरचना, बहुत आसान है। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहां पर C कितना है 1, O कितना है 2, तो O कितना है 2, तो C कितना है 1, तो C बीच में रहेगा, O दोनों साइड रहेगा। ठीक है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगी। कितना हो जाएगी 4, तो 4 तो रहेगी ना, तो 4 रहेगी। तो इसको एक इसका बिंदु अलग रखिएगा, कार्बन का बिंदु हुआ 4 है ना, 4 दे दिए। लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना हो जाएगा 2 और 6, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 रहेगा ना, तो 2 4 और 2 6, इसमें भी होगा 2 2 4 और 2 6। अब देखिए इसको भी 8 पुरना चाहिए, इसको भी 8 पुरना चाहिए। यहां से ये अपना 8 पुरा लिया, 2 4 6 2 8, ठीक है, ये भी अपना 8 पुरा लिया। और देखिए ये कार्बन भी पुरा लेगा अपना 8, ये कार्बन भी अपना 8 पुरा लेगा। कैसे? इस तरह से पुरा लेगा, 4 इधर 4 इधर। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हुआ किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से मीथेन का भी है, मीथेन का भी आप आसानी से याद कर ले, लेकिन इसके लिए क्या है, आपको परमाणु संख्या याद करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालने आता है तो फिर आपको यह सवाल नहीं बनेगी। तो देखते हैं मीथेन का। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र CH4 होता है। कितना होता है? CH4। तो कार्बन की परमाणु संख्या भी बताया है 6 होता है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 4, तो 4 होता है। और इसका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होता है। परमाणु संख्या 2 होती है, बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है? 1 होती है, और बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन 1 ही होती है। तो चलते हैं, यहाँ पर कार्बन क्या वो है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है। यहाँ पर कार्बन 1 देते हैं और चारों तरफ हाइड्रोजन दे देते हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन दे दीजिए, दे दिए। और देने के बाद इसमें क्या कीजिए, हाइड्रोजन का एक बिंदु से निरूपित कीजिए, हाइड्रोजन का बिंदु से, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दीजिए, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन के 2 का नियम पालन करेगा। सब हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, पुर गया। लेकिन कार्बन अष्टक का नियम पालन करेगा, अष्टक का नियम पालन करेगा, तो इसको 8 चाहिए, तो 8 ऐसे पुरा लेते हैं, 8 ऐसे आराम से पुरा लेते हैं, पुर गया ना। ये बहुत आसान है और बहुत आसान है, इसको अगर समझ लीजिएगा तो पूरा नंबर मिलेगी, इसमें नंबर कटने की कोई बात ही नहीं है। फिर अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? दिया हुआ है 2 8 7। क्या दिया हुआ है? 2 8 7। कहता परमाणु संख्या बताइए और संकेत बताइए। यहाँ से तो हम लोगों को पता पूरा पता चल जाएगा कि 8 और 2 10 और 7 17। ये किसका है? क्लोरीन का है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। और परमाणु संख्या 17, संकेत क्या हो जाएगा? Cl संकेत भी पता हो गई और परमाणु संख्या भी प्राप्त हो गई। फिर एक सवाल आता है विरंजक चूर्ण।
विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, इसका क्या उपयोग है। तो विरंजक चूर्ण जो होता है शुष्क बूझे हुए चूने को 40 डिग्री सी पर, कितना डिग्री सी पर, 40 डिग्री सी पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप हम लोगों को विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है तो मैं बता देता हूं। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ऐसा है कि इसका एक और इस तरह से भी लिख सकते हैं CaOCl इसका होल ट्वाइस, इसे भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कीटनाशक के रूप में करते हैं, कीटनाशक के रूप में भी इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से और भी सवाल हम लाएंगे मेरे भाई, गौर से देखिएगा, समझिएगा, कोई भी भारी चीज नहीं है। मैं जितना समझाया हूँ ये सब परीक्षा के लिए ही है, ये परीक्षा में पूछे जाने वाली सवाल है। जय हिंद मेरे बच्चों।